KBRs. Education Beyond Proficiency. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का केवीआरस में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में भारत की राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी का कोर टॉपिक शुरू किया था। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले भारत के संवैधानिक विकास के लिए जो ऐतिहासिक घटनाक्रम था उसके बारे में थोड़ा सा जाना था। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, 1781 का संशोधन अधिनियम या एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है या अमेंडिंग एक्ट भी कहा जाता है, लेकिन एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसे क्यों कहा जाता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। दोस्तों, 1773 का जो एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें काफ़ी सारे डिफेक्ट्स थे। तो इस एक्ट के द्वारा उन्हीं सब डिफेक्ट्स को सुधार करने का प्रयास किया गया था। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल यानी कि एक परिषद का गठन किया गया था। उसमें बहुमत से फैसला लिया करता था। उन्हीं 4 मेंबर में एक फ्रांसिस भी था। दोस्तों, उनसे गवर्नर जनरल का बिल्कुल भी नहीं पड़ता था और हमेशा उन दोनों के बीच मतभेद हुआ करता था। मतभेद इतना गहरा हो गया, 1780 ईस्वी में एक बार ऐसा हुआ कि वारेन हेस्टिंग ने सर फिलिप फ्रांसिस को गोली मार दिया। हालांकि वह उस गोली से बच गया, लेकिन वह घायल हो गया। उसके बाद उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा था। तो उन्हीं सब डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए इस एक्ट में कुछ संशोधन किया गया था। हालांकि जब 1784 का एक्ट आया था, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है, तो उसमें जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल में सुधार लाया गया था। लेकिन इस एक्ट के द्वारा काफी हद तक सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल काउंसिल या गवर्नर जनरल का जो अधिकार था उसको डिफाइन किया गया था। तो चलिए इस एक्ट का क्या क्या विशेषताएं हैं एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसने जो है गवर्नर जनरल और काउंसिल तथा कंपनी के कर्मचारियों को उनकी आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट दे दी गई थी। पहले क्या होता था, यदि किसी भी तरह का यह ऑफिशियल वर्क करता था तो यदि गलती होता था तो सर्वोच्च न्यायालय के सामने इसे अपने आप को हाजिर करना पड़ता था। लेकिन अब इस एक्ट के द्वारा यह छूट दे दिया गया कि यदि वह ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी काम करता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा। दूसरा यह कि सर्वोच्च न्यायालय को राजस्व का मामले देखने का अधिकार छीन लिया गया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को राजस्व मामले को देखने का अधिकार से बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र कलकत्ता के सभी निवासियों पर होना इसके द्वारा तय किया गया था, यानी कि कलकत्ता के जितने भी निवासी थे सभी पे सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन लागू होता था। इस एक्ट के अनुसार भारतीयों को उनके पर्सनल लॉ के अनुसार ट्रायल करने का प्रावधान था। यानी कि जो हिंदू था उनको हिंदू एक्ट के द्वारा या जो मुस्लिम थे तो उनको मुस्लिम पर्सनल एक्ट के द्वारा ट्रायल किया जाता था। प्रांतीय न्यायालयों से जो प्रांत में जो न्यायालय होता था उसका अपील सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होकर गवर्नर जनरल इन काउंसिल के समक्ष होता था। अभी क्या है, हम लोग जो जिला अदालत का फैसला को उच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय के फैसला को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देते हैं, लेकिन वहाँ पे जो प्रांतीय न्यायालय था उसके फैसला को सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में अपील दायर नहीं करके गवर्नर जनरल इन काउंसिल के समक्ष अपील करने का प्रावधान इस एक्ट के द्वारा किया गया था। प्रांतीय न्यायालयों से जो भी फैसला होता था उसका अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के समक्ष की जा सकती थी, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। दोस्तों, ये है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। हम लोग अब इस एक्ट को जानेंगे। 1781 के एक्ट से उतना कुछ ज्यादा नहीं पूछता है क्वेश्चन, फिर मैं थोड़ा बहुत जो भी क्वेश्चन आता है, जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट था मैंने उसमें डाल दिया हूँ, आप लोग उसको रिवाइज कर सकते हैं। जो एक महत्वपूर्ण बिंदु था इस दौर का वह था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी कहा जाता है। और इस एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे विलियम पिट द यंगर, इनके नाम पे इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा और इन्हीं के द्वारा ब्रिटिश संसद में यह एक्ट पेश किया गया था। ये है विलियम पिट यंगर। इस एक्ट के द्वारा जो नियंत्रण बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसका स्थापना किया गया था। इससे पहले कंपनी को गवर्न करने के लिए यानी कंपनी का शासन चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था, बीओडी। लेकिन इस एक्ट के द्वारा एक नया संस्था का गठन किया गया था, वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब होता था क्या, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे कंट्रोल रखता था। इसमें
में कुल 6 सदस्य होते थे, जिसमें कि एक ब्रिटेन का जो अर्थ मंत्री यानी कि सेक्रेटरी ऑफ एक्सचेकर, दूसरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और 4 जो होता था प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते थे और यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता था। दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। हालांकि इससे पहले 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन था। दोस्तों, जो द्वैध शासन का जनक है वह सर लियोनेल कर्टिस को माना जाता है। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि द्वैध शासन का जनक कौन है। दोस्तों, इस एक्ट में एक प्रावधान था, वह था कि कंपनी के जो वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य थे दोनों के बीच अंतर स्थापित किया गया था। यानी कि वाणिज्यिक कार्य करने के लिए और राजनीतिक कार्य करने के लिए अलग अलग संस्थाएं थी। गवर्नर जनरल के परिषद में अब 4 की जगह 3 सदस्य होता था। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 1773 के एक्ट में जो डिफेक्ट था, जो 4 जो सदस्य होता था उसमें से 3 एक साइड हो जाता था। गवर्नर जनरल के द्वारा लिए गए फैसले को वह निगेट कर देता था। इसीलिए उसमें सुधार लाने के लिए अब 4 की जगह 3 ही सदस्य का व्यवस्था किया गया था। एक स्थान जो मुख्य सेनापति था उसके लिए आरक्षित था। जो भी मुख्य सेनापति होता उस 3 में से एक सदस्य वह होता था। इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार भारत में ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया, यानी कि ब्रिटेन का यह अधिकृत प्रदेश है। ऐसा प्रावधान इस एक्ट में पहली बार किया गया था। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामलों और प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया था। यानी कि कंपनी का जो भी कार्य होता था उसको ब्रिटिश सरकार के समक्ष पेश करना होता था। इस तरह से भारत में एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार का कंपनी पे प्रभाव और भी मजबूत हुआ। दोस्तों, इसके बाद एक अगला अधिनियम है, वह है 1786 का अधिनियम। दोस्तों, 1786 का जो अधिनियम था यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें बस 2-3 चेंजेस किया गया था। जो पिछले वाले अधिनियम था 1784 का, उसमें यह था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनने से पहले 2 डिमांड रखा था कि वह विशेष परिस्थिति में अपने काउंसिल के फैसले को रद्द कर देगा और दूसरा कि वह कमांडर इन चीफ भी होगा। यानी कि गवर्नर जनरल होने के साथ साथ वह कमांडर इन चीफ भी होगा, साथ ही साथ अपने परिषद के फैसले को विशेष परिस्थिति में रद्द भी करेगा, तभी वह जाके गवर्नर जनरल का पोस्ट स्वीकार करेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चार्टर अधिनियम 1793 को पढ़ेंगे। दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम है इस दौर का। इसने भारत में कंपनी के व्यापार अधिकार को अगले 20 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दी। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें भी 20 वर्ष का प्रावधान था और इसमें भी 20 वर्ष का, यानी कि 20-20 वर्ष करके कंपनी का जो व्यापार एकाधिकार था उसको बढ़ाया जा रहा था। इसमें प्रावधान किया गया कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्य होंगे और उनके जो कर्मचारी होंगे अब भारतीय राजस्व यानी कि भारत से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे उन लोगों का भुगतान किया जाएगा। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तीसरा जो प्रावधान था इस एक्ट में, कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं होना था। पहले जो है कमांडर इन चीफ 1786 का एक्ट था उसमें था प्रावधान की गवर्नर जनरल परिषद का सदस्य होता था कमांडर इन चीफ के रूप में। दोस्तों, राजस्व के मामले को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया था तथा माल अदालतों की समाप्ति को बढ़ावा दिया गया। यानी कि राजस्व के मामले देखने के लिए न्यायपालिका से अलग हटकर एक संगठन का निर्माण किया गया था। साथ ही साथ जो गुड्स कोर्ट होता था उसकी भी समाप्ति की ओर ध्यान दिया गया था। इस एक्ट के द्वारा कंपनी को ब्रिटिश सरकार को 5 लाख पाउंड वार्षिक देने का प्रावधान भी किया गया था। दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग चार्टर अधिनियम 1813 से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे नए वीडियो की सूचना आपको मिल सके। और हाँ, वीडियो को अपने परिवार एवं दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने विचार और सुझाव नीचे कमेंट्स में दें।